बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखी गई फ्रेंड्स कि एक उम्र के बाद लड़कों से खैरियत कौन पूछता है। कोई नौकरी पूछता है तो कोई सैलरी पूछता है। एग्जैक्टली इस समाज में आपको उतनी ही इज्जत ऑफर की जाती है जितनी आपकी हैसियत होती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ कि आपका करियर सबसे ऊपर होना चाहिए, यानी कि आप दूसरों के लिए काम करें, आप दूसरों के सुख दुख में सहभागी बने, लेकिन सबसे पहले खुद को मजबूत करें। अपनी जो ज़िंदगी है उसको सबसे पहले बेहतर करें, अपना करियर देखें। कहते हैं ना कि अगर आपकी जेब में 1,000 रुपये होंगे तभी आप दूसरों को 100 रुपये दे पाएंगे, अगर होंगे ही नहीं तो आप देंगे कहाँ से। तो देखो, बात करेंगे आज के दैनिक रोजगार समाचार की। और आज 7 जनवरी हो गई, यानी कि 7 दिन जनवरी के निकल चुके हैं और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा साल निकल जाएगा, देखते देखते पता भी नहीं चलेगा। फिलहाल रेलवे में शिक्षकों की भर्ती आई हुई है और ध्यान देना कि ये परमानेंट वैकेंसी है, यहाँ पर कोई टेम्परेरी जैसी बात नहीं है। उम्र सीमा तो खूब दी गई है, 48 साल की उम्र तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक बात ज़रूर है कि सभी आरआरबी से यहाँ पर वैकेंसी है, लेकिन कुछ आरआरबी में पद हैं तो कुछ में नहीं हैं। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि आप अपनी सुविधा के अनुसार आरआरबी का चयन कीजिएगा और देख लीजिएगा कि जिस पद के सापेक्ष आप आवेदन कर रहे हैं जिस आरआरबी में, वहाँ पर उस पद के लिए कितनी सीटें हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि पूरा नोटिफिकेशन 110 पेज का है और नोटिफिकेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। पदों की संख्या कम डेफिनेटली है, 1036 पद ही हैं, लेकिन आप देख लेना फॉर्म बहुत आएंगे। और इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है ये आज से स्टार्ट हो रही है। rrbapply.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 6 फरवरी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये नोटिफिकेशंस का हाइलाइट्स भी आप कर सकते हैं, जिसमें आवेदन आप कर पाएंगे आज से, यानी कि 7 जनवरी से। लास्ट डेट इसकी 6 फरवरी रहेगी। और आवेदन करते समय आपको फ़ीस जमा करनी है 500 रुपये। जब आप परीक्षा दे देंगे तो आपके 400 रुपये आपके खाते में वापस आ जाएंगे। तो भले ही फार्म आप कहीं पर भी जाकर भरवाना, लेकिन पेमेंट खुद करना, क्योंकि पेमेंट के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, तो पेमेंट आप खुद से कर लेना, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर जो देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो चयन प्रक्रिया है, उसमें केवल एक परीक्षा आपकी करवाई जाएगी और इसमें जिस भी पद के सापेक्ष आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने टीजीटी पीजीटी प्राइमरी के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपके विषय से संबंधित यहाँ पर 50 प्रश्न होंगे। बाकी ये जो 4 सेक्शन है ना, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, ये 4 सभी के लिए कॉमन रहेंगे। तो यानी कि ये 4 टॉपिक तो सभी के लिए कॉमन है, बाकी 50 प्रश्न आपके विषय से संबंधित रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल ये लिस्ट ऑफ आरआरबीज हैं, कहाँ कहाँ से वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें देख लीजिएगा अपनी सुविधा के अनुसार। सबसे पहले तो ये देखिए कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सबसे पास की आरआरबी कौन सी है और उसमें पद हैं या नहीं। तो कम से कम पास से दूर जाइएगा, तो इस प्रकार से आप अपना बेहतर आरआरबी सेलेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखो, जो पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा होगी, सिलेबस मैंने आपको बताया था ना कि सिलेबस में 50 प्रश्न प्रोफेशनल एबिलिटी से होंगे। तो ये जो 50 प्रश्नों का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है टीजीटी और पीजीटी के लिए, क्या क्या पूछा जाएगा। एजुकेशन से संबंधित 22 से 28 प्रश्न होंगे। इसमें टॉपिक रहेगा फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कंटेक्स्ट, एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज़, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन। इस पर आगे मैं जब आप लोगों की क्लास लूँगा तो सारी चीज़ें डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन ये समझिए कि साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, तो यहाँ पर कुल मिला के 50 प्रश्न आपसे इस प्रकार के पूछे जाएंगे। अगर आप आवेदन कर रहे हैं प्राइमरी टीचर के लिए, तो जो 50 प्रश्न शुरुआती होंगे वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर से होंगे, फिर होगा आपका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से। तो कुल मिला के 50 प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे, जिसमें स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिंग ए कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से संबंधित कुल मिला के 50 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। और बाकी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया, यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी आपसे मांगी गई है। जैसे कि अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पीजीटी हिंदी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो पीजीटी हिंदी में जो उम्र सीमा होगी, ठीक है, वो 48 साल है मैक्सिमम, 18 से 48 साल।
साथ ही साथ क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ इसे। तो देखो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हिंदी के बारे में, ठीक है। तो हिंदी में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि हिंदी में आपने पीजी किया हुआ हो और पीजी में आपका 50% अंक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, बीएड होना चाहिए और आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ा सकते हो, कंप्यूटर आप चला सकते हो। ये एलिजिबिलिटी यहाँ पर जो है रखी गई है, किस विषय के लिए, पीजीटी के लिए। तो बाकी जिस भी विषय से आप पीजीटी देना चाहते हैं तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि पीजीटी के लिए आप फ़िलहाल एलिजिबल हैं या नहीं हैं और किस विषय में। बात करें अगर हम लोग यहाँ पर टीजीटी के बारे में, ट्रेन के जो टीचर के बारे में, तो जो एलिजिबिलिटी रखी गई है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखो जो टीजीटी है ना, इसमें भी उम्र सीमा वही है 48 साल तक, तो उम्र की तो कोई दिक्कत है नहीं। फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल चेक कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो सबसे पहले तो ये दिया गया है और करके है, मतलब या करके। जैसे कि पहली एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन विद सब्जेक्ट इन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर सोशल साइंस के बारे में बात हो रही है, तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र में से कोई भी 2 विषय आपका होना चाहिए स्नातक स्तर पर, जिसमें से एक इतिहास या भूगोल का होना जरूरी है। साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको आप बीएड कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से। दूसरा है एटलीस्ट 50% मार्क आइदर इन ग्रेजुएशन विद सब्जेक्ट इन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। एंड देखो यहाँ पर बीएड भी मांगा गया है। एलिमेंट्री एजुकेशन वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो लोग डीएलएड वगैरह किए हुए हैं वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि क्या इसमें सीटेट भी मांगा गया है, तो सीटेट के बारे में बिल्कुल, सीटेट या फिर यहाँ पर टीईटी भी मांगी गई है। देखो पीजीटी में टीईटी नहीं मांगी गई है, टीजीटी में टीईटी मांगी गई है। टीईटी का जो सेकंड पेपर होता है वो पास होना चाहिए। भले ही आपने, जैसे मान लो आप यूपी में अप्लाई कर रहे हो तो यूपी के मुताबिक होना चाहिए, अदरवाइज अगर आप सीटीटी पास हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा यहाँ पर। 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज। जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं या फिर दिव्यांग जो हैं, उनको यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क में 5% का यहाँ पर वेटेज भी मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, 50% अंक आपसे मांगे गए ना ग्रेजुएशन में, तो ये फॉर जनरल है, अनारक्षित के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 45% मार्क भी अगर आपका होगा तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बाकी डिटेल्स प्राइमरी के लिए देख लेते हैं। प्राइमरी में देखो बीएड को भी अलाउड किया गया है। बहुत दिनों के बाद ऐसी वैकेंसी आ रही है, मुझे लग रहा है कि आगे चलकर हो सकता है इसमें संशोधन भी हो जाए, लेकिन फिलहाल तो नोटिफिकेशन में प्राइमरी को अलाउ किया गया है। प्राइमरी की ही वैकेंसी है ये, आप यहाँ पर देख लो पहले कि रेलवे प्राइमरी रेलवे टीचर, और इसमें भी उम्र सीमा वही है 48 साल तक ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो लगभग 48 साल तक। और इसके बाद तो जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको छूट भी मिल रही है, तो 50 साल तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि प्राइमरी के लिए जो लोग आवेदन करेंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो कह रहे हैं कि 12वीं पास होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। मतलब डीएलएड वाले हैं और इंटरमीडिएट में 50% अंक है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर 12वीं होना चाहिए कम से कम 45% अंकों के साथ और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी है, देखो अलग अलग है ये, ठीक है। या फिर 12वीं जो है कम से कम 50% अंकों के साथ आप पास हो और 4 साल का आपने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड किया हुआ हो, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इसी प्रकार से सो ऑन, तो बीएड को भी तरजीह दी गई है। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45%, कितना 50%। ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए, और अगर आप बीएड हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और पीजी में, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट मिनिमम 55% मार्क आर इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड अगर आपने किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टीटी भी आपसे मांगी गई है, टीटी आपके पास होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा सकते हो। 5% का छूट भी मिलेगा, यानी कि अगर आप आ रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी से, तो यहाँ पर जहाँ पर 50% लिखा गया वहाँ पर 45% अंकों के साथ भी अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो भी आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं।
तो 5% का रिलैक्सेशन जो है ये दिया गया है। ठीक है, एक बड़ा ही शानदार बदलाव देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा अब आपको। अगर आप डिग्री कॉलेज में, यानी कि अगर किसी विश्वविद्यालय में या फिर किसी डिग्री कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि आप जिस विषय से पीजी करते हैं और उसी से जब आप स्नातक हो जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो विषय आपने स्नातक स्तर पर नहीं पढ़ा हुआ होता है। और पहले नियम यही था कि जिस विषय से आप शिक्षक बनेंगे विश्वविद्यालयों में, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो उसी विषय से आपका स्नातक, परास्नातक और नेट या पीएचडी होना यहाँ पर ज़रूरी होता था। लेकिन अब ये नियमावली बदल दी गई है। अब क्या होगा कि जिस विषय से आपने अपना पीजी कंप्लीट किया है और अगर उसी विषय से आप नेट या फिर पीएचडी हैं, तो आप यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर है। मतलब यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने स्नातक में क्या पढ़ा था। फ़र्क बस इससे पड़ेगा कि आपने पीजी और पीएचडी या फिर नेट में क्या आपने विषय लिए हुए हैं। हालांकि नेट पीएचडी की बात अगर करें तो उसमें जो एलिजिबिलिटी होती है वो यही रहती है कि पीजी मांगा जाता है आपसे। तो मतलब पीजी का जो विषय होगा उसी विषय में अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। इसके लिए जो नियमावली है वो जारी कर दी गई है। तो विश्वविद्यालयों में 2 तरीके से नियमित शिक्षक होंगे, जबकि तीसरे वर्ग में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% सीटों पर 3 साल तक के लिए इंडस्ट्री या अपने क्षेत्र के दिग्गज शिक्षक बनकर सेवाएं दे सकते हैं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में जैसे कि मान लेते हैं कि आपके मुकेश अंबानी हो गए या इसी प्रकार की जो बड़ी हस्तियां हैं, अब वो भी चाहे, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय किया है, तो ये यहाँ पर टीचिंग का काम कर सकते हैं, यानी कि वो अपने अनुभव यहाँ पर शेयर करेंगे। तो चलो, ये एक बड़ी दुविधा थी बच्चों की, जो कि अब यहाँ पर दूर हो चुकी है। अगली न्यूज़ है कि यूपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए 19 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। आपको पता ही यहाँ पर बात ओटीआर के बारे में हो रही है, यानी कि अब तक यूपीपीएससी में 19 लाख ओटीआर हो चुके हैं, दैट्स ऑल। और बाकी कोई न्यूज़ नहीं यहाँ पर। इसके बाद है कि हेड ऑपरेटर भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा पुलिस भर्ती बोर्ड का दफ्तर। तो पुलिस रेडियो संवर्ग भर्ती 2022 के हेड ऑपरेटर के अभ्यर्थियों ने सोमवार को पुलिस भर्ती बोर्ड कार्यालय का घेराव किया और परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए प्रदर्शन किया। काफ़ी देर तक चले प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती ऑपरेटिव बोर्ड के महानिदेशक राजू कृष्णा से वार्ता कराई गई। ठीक है, और मामला अदालत में होने का हवाला देकर अभ्यर्थियों को फिलहाल समझाया गया है। बस इतनी सी बात। और नेक्स्ट है कि सर्दियां जो हैं बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। भारत में HMPV नामक एक वायरस भी तेज़ी से फैल रहा है और ये वायरस भी चाइना से ही फैला हुआ है। फिलहाल इससे घबराने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। ये कोरोना की तरह बहुत ख़तरनाक नहीं है, लेकिन बीमारी तो बीमारी होती है, आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित भी कर सकती है। तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि लोगों से मिलाप थोड़ा सा कम रखें, अपने बच्चों को थोड़ा सुरक्षित रखें। और देखो, यूपी में अभी जो ना ठंड है ये ख़त्म होने वाली नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, कानपुर देहात, बाकी आप पढ़ लेना। यहाँ पर सारी जगह हैं, यहाँ पर जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोंडा, लखीमपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, शामली, ठीक है, अमरोहा, मुरादाबाद। तो लगभग कुल मिला के यहाँ पर जो 46 ज़िले हैं, इनमें कोल्ड वेव का अलर्ट जो है जारी किया गया है। तो सर्दियों से बच के रहिए। और नेक्स्ट मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर कोई दुविधा है कहीं पर ना, तो बिल्कुल बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर तो हम आपसे अच्छे तरीके से बात करते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।